एवरीवन वेलकम टू आवर चैनल टेक थ्रस। इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे एएलपी सीबीटी 2 के लिए मैकेनिकल वाले पार्ट को देखेंगे। आईटीआई वाले ट्रेड वाले जितने हैं जो मैकेनिकल पार्ट से होंगे, फिटर हो जाएंगे, टर्नल हो जाएंगे, उनके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा ये वाला। आज का होगा सेट नंबर 2। तो आइए देखते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा कि आंतरिक घुमावदार। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा तभी जब क्वेश्चन को बन सकता है, और इसको जो है रिपीट करके देखते रहिएगा कि आंतरिक घुमावदार सतहों को फाइल करने के लिए निम्न में से किस फाइल रेती का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, फाइल मतलब क्या होता है, तो रेती करने के लिए, मतलब कि आंतरिक घुमावदारों सतह की फाइल करने के लिए निम्न में से किस फाइल रेती का प्रयोग करते हैं, मतलब कि रेतने का हम प्रयोग करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा चौरसी रेती। चौरसी रेती का हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि सतह कौन सा है, घुमावदार सतह है। तो देखिए, हस्त रेती नहीं होगा, यहाँ पे चपटी रेती भी नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाए कि अर्धगोलाकार रेती का हम यूज करेंगे। अर्धगोलाकार रेती का हम यहाँ पे यूज इसीलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पे सरफेस जो दिया गया है घुमावदार दिया गया है। जैसे कि सरफेस अगर इनकेस इस तरह के घुमावदार दिया गया है और सरफेस घुमावदार है और इसके आंतरिक सतह को जब हमको रेती करना है, रेतना है, मतलब रेतने का मतलब क्या होता है कि कुछ मटेरियल को जो होता है वहाँ से रिड्यूस करना होता है। तो अगर यहाँ पे जब दिया गया है कि रेती करना है घुमावदार के लिए, तो आंतरिक को घुमावदार के लिए, तो हम अर्धगोलाकार रेती का यूज करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और इसका आंसर होगा कि इसके चपटे फेस पर डबल कांटे तथा अर्धगोलाकार फेस पर सिंगल कांटे दाते होते हैं। इसका प्रयोग जो होता है धातु के होल के ठीक करने तथा व्यवस्थित तरीके के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा फाइल जो है रेती में नहीं होता है। तो देखिए, रेती में कौन सा फाइल नहीं होता है, तो रेती में जो होता है आपका हिल होता है, शोल्डर होता है और टैंग होता है। तो इसका फ्लूट जो होता है आपका रेती का भाग नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा गलत हो जाएगा। फ्लूट ड्रिल का भाग होता है। फ्लूट जो होता है एक प्रकार का ड्रिल का भाग होता है जिससे आप चिप को बाहर निकालते हैं तथा स्नेहक तेल के लिए पैसेज वहाँ पे दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक वर्किंग फाइल के समान होता है। एक क्वेश्चन क्या है कि एक जो होता है एक वार्डिंग फाइल के समान होता है। तो एक फाइल लेकिन चौड़ाई के समान होता है, हैंड फाइल लेकिन चौड़ाई के संकीर्ण होता है, फ्लैट फाइल लेकिन मोटाई में पतला होता है, फ्लैट फाइल लेकिन मोटाई में पतला एवं एक समान होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा क्योंकि वार्डिंग फाइल के बारे में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस कटिंग मशीन में मोटर की घूर्णन गति को एक क्रैंक प्रणाली द्वारा रैखिक गति में बदला जाता है। तो देखिए, क्वेश्चन को देखिएगा, क्या बोला गया है कि कटिंग मशीन को जो है मोटर अगर आप देखे होंगे कि जैसे मोटर हो गया, तो मोटर जो होता है घूर्णन गति देता है, मतलब कि रोटेशन गोल होता है। और बोला गया है कि उससे एक जो होती है क्रैंक प्रणाली द्वारा जो है रेसिप्रोकेटिंग मोशन, मतलब कि रैखिक गति इस तरह से देती है। तो किसके द्वारा की जाती है, तो देखिए वृत्ताकार आरी के द्वारा नहीं होगा कि वृत्ताकार आरी रहेगा तो इसी तरह से वृत्ताकार होता है। कंटूर स्टार भी नहीं होगा। क्षैतिज बैंड आरी नहीं हम इसका यूज करेंगे। तो इसके अंतर्गत हम पावर हैक्सा का यूज करते हैं। पावर हैक्सा जो होता है कि यह मशीन मैकेनिकल तथा हाइड्रोलिक दोनों प्रकार से उपलब्ध होता है। वर्कशॉप में मोटे रॉड को काटने के लिए इस प्रकार के मशीन का यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि धातु ट्यूबों और पाइपों के काट को रखने के लिए निम्नलिखित में से वाइस में से किसका प्रयोग करते हैं। तो देखिए, वाइस यहाँ पे क्या होता है, तो वाइस एक प्रकार का जो है कि टूल को रख करके वहाँ पे यूज की जाती है। जैसे कि धातु को काटना है या किसी भी प्रकार के धातु को काटना है, पाइप वाले धातु काटना है या किसी भी चीज़ को काटना पीटना हो, तो हम वहाँ पे वाइस का यूज करते हैं। तो यहाँ पे कौन सा वाइस बोला गया है, तो पाइपों को काटने के लिए। तो पाइप को काटने के लिए हम किस प्रकार का वाइस का यूज करेंगे, तो पाइप वाइस का यूज यहाँ पे हम करते हैं। पाइप वाइस का यूज करते हैं। इसका आकार जो होता है भी आकार के जबड़े में स्थिर होता है और दोनों जबड़ों पे जो होता है 90 डिग्री का जो होता है ग्रूव बना होता है पाइप वाइस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जॉब को पकड़ने के लिए प्रयोग होने वाली आम युक्ति कौन सी है। तो देखिए, जॉब को पकड़ने के लिए बोला गया था हैमर जो होता है हथौड़ा पीटिंग के लिए कार्य करता है। बोरिंग टूल, यहाँ पे बोरिंग टूल भी नहीं हो जाएगा, क्लैंप भी नहीं होगा। तो जॉब को जब भी पकड़ने के लिए हम यूज करते हैं तो वाइस का यूज करते हैं या पकड़ करके वहाँ पे काम करते हैं। या जॉब को पकड़ने के लिए जैसे कि आप देखे होंगे कि एक वाइस होता है एक प्रकार का इस तरह से होता है। इसमें जो होता है जॉब को फिट कर दिया जाता है, उसके बाद यहाँ पे हम रेती देते हैं। तो ये कौन सा है, एक प्रकार का वाइस है। तो यही बोला है कि जॉब को पकड़ने के लिए हम वाइस का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
कि मशीन वाइज का गाइड नट बना होता है। तो मशीन वाइज का जो गाइड नट होता है वो किससे बना होता है? तो मशीन वाइज का गाइड नट जो होता है आपका गन मेटल से बना होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। और इसको देखेंगे कि मशीन वाइज का गाइड नट जो होता है जो बना होता है, इसका जो फिक्स जो होता है ग्रे कास्ट आयरन का बना होता है। मूवेबल जॉब जो होता है वो भी ग्रे कास्ट आयरन का बना होता है। इसमें एक स्पिंडल लगा होता है, इस तरह से एक स्पिंडल लगा होता है घुमाने के लिए, वो जो माइल्ड स्टील का बना होता है। इसका जा प्लेट आपको बताएं, इस तरह से जा प्लेट हो जाएगा ये वाले। इसको पकड़ने के लिए जो जा प्लेट होता है वो कास्ट आयरन का बना होता है। इसका हैंडल जो होता है माइल्ड स्टील का बना होता है। बॉक्स नट जो होता है कास्ट आयरन, ब्रोस, गन मेटल, फास्फोरस आदि का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मशीन के स्नेहक में किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो देखिए मशीन के स्नेहक में जो है हम किस उपकरण का यूज करेंगे? तो मशीन के स्नेहक में जो है हम ऑयल कैन का यूज करेंगे, ऑयल गन का यूज करेंगे, ग्रीस गन का यूज करेंगे। तो उपयुक्त में से सभी जो होता है आपका स्नेहक का कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर सी डी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से अर्ध अस्थायी स्नेहक कौन है? तो देखिए पूछा गया है कौन सा कि अर्ध अस्थायी स्नेहक। तो ग्रेफाइट जो यहाँ पे ठोस स्नेहक हो जाएगा। लॉर्ड ऑयल जो हो जाएगा आपका किस प्रकार का है? लॉर्ड ऑयल जो है आपका लिक्विड वाले है। माइका कौन सा हो जाएगा? तो माइका आपका ठोस के अंतर्गत आ जाएगा। तो ग्रीस जो होता है आपका ठोस होता है और लिक्विड फॉर्म में होता है, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है लिक्विड हो जाता है। मतलब कि ग्रीस जो होता है अर्ध अस्थायी स्नेहक के रूप में तो होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। ग्रीस भी जो होता है बहुत सारे टाइप के होता है, जैसे कि आपका सोडियम बेस होता है। तो सोडियम बेस जो होता है आपका अधिक स्पीड पर चलाने के लिए, मतलब कि अधिक स्पीड पर चलाने के लिए सोडियम बेस का यूज करते हैं। उसके बाद होता है आपका कैल्शियम बेस का यूज किया जाता है आपका वहाँ मशीन को कम स्पीड पर चलाने के लिए। और एक होता है आपका एल्युमिनियम बेस ग्रीस का प्रयोग करते हैं स्लाइड करने वाले, मतलब कि स्लाइड करने वाले वस्तु पर किया जाता है, स्लाइड करने वाले फ्लैट सरफेस पर की जाती है। एल्युमिनियम ग्रेड ग्रीस का यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चित्र में दर्शाए गए लुब्रिकेटर का नाम बताइए। तो देखिए आपको चित्र में जो लुब्रिकेटर दर्शाया गया है उसका नाम कौन सा हो जाएगा? तो देखिए लेबुयन ग्लास बोल्ट हो जाएगा, ड्रॉप फिल लुब्रिकेटर हो जाएगा, ग्रीस कप हो जाएगा, ऑयल कप हो जाएगा। तो इसके अंतर्गत देखेंगे तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ड्रॉप फील्ड लुब्रिकेटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 11 नंबर। अब 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है कि वे बेरिंग जिसमें रोलिंग एलिमेंट पाए जाते हैं, बिल्कुल करेक्ट है कि बेरिंग में जो होता है आपका रोलिंग एलिमेंट पाए जाते हैं, वे निम्न में से किस नाम से जाने जाते हैं? तो हाइड्रोडायनेमिक बेरिंग, ग्रीस लुब्रिकेशन बेरिंग, एंटी फ्रिक्शन बेरिंग और आपका हो जाएगा हाइड्रोस्टैटिक बेरिंग। तो इस प्रकार के बेरिंग को हम क्या बोलते हैं? तो इस प्रकार के बेरिंग को हम क्या बोलते हैं? तो इसको हम बोलते हैं एंटी फ्रिक्शन बेरिंग। एंटी फ्रिक्शन बेरिंग हम इसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गियर में बेरिंग का कार्य क्या होता है? तो देखिए गियर में बेरिंग का कार्य होता है घर्षण को बढ़ाना, गलत हो जाएगा। इंजन दक्षता को विनिमय करना, ये भी गलत हो जाएगा। तो बेरिंग का काम क्या होता है? तो बेरिंग का काम होता है कि घर्षण को कम करना। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बेरिंग का उपयोग खाली स्थान के लिए किया जाता है। तो स्थिर अवस्था में सॉफ्ट को संभालने या पकड़ने के लिए हम करते हैं। सॉफ्ट को बिना रोके टोके चलने के लिए हम बेरिंग का यूज करते हैं। रबिंग प्रक्रिया को कम करने के लिए बेरिंग का यूज करते हैं। घर्षण को कम करने के लिए बेरिंग का यूज करते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 13 का डी हो जाएगा। उपयुक्त में से A to Z सभी हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि बेरिंग में वजन के लिए, क्वेश्चन देखिएगा कि बेरिंग में जो है वजन के लिए जाने वाले सॉफ्ट की प्रायः किस रूप में संदर्भित किया जाता है? तो देखिए केज के रूप में, रेस के रूप में, थ्रस्ट के रूप में, जर्नल के रूप में। तो बेरिंग में जो है वहन किए जाने वाले सॉफ्ट को प्रायः किस रूप में प्रदर्शित किए जाते हैं? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 13 का इसका आंसर जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। इसका कहने का मतलब है कि जब बेरिंग का जर्नल के साथ संपर्क कोण 360 डिग्री होता है तो उस पर जो होता है फुल जर्नल बेरिंग बोलते हैं उसको। रेडियन बेरिंग के भार जो होता है सॉफ्ट के अक्ष के रेखा के लंबवत होती है। थ्रस्ट बेरिंग के भार जो होता है सॉफ्ट के अक्ष के समानांतर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि
यदि देखिएगा ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि यदि एक मरीज मुंह से श्वसन प्रक्रिया सही से न करे तो प्राथमिक उपचार को निम्न अनुसार तुरंत करना चाहिए। तो देखिए जब मुंह से भी श्वसन नहीं ले रहा है, अगर इनिशियली जो होता है मनुष्य नाक से श्वसन लेते हैं, लेकिन उस कंडीशन में जब बोला गया है कि जब मुंह से भी श्वसन नहीं लेता है तो उस क्रिया में हम क्या करते हैं, तो तुरंत हम चिकित्सा सहायता ढूंढेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। टूटी हुई हड्डी को देखेंगे, देखने से क्या फ़ायदा मिलेगा हमें, शरीर को कंबल से गर्म रखेंगे, बिल्कुल गलत हो जाएगा। देखिए जब आग पकड़ता है, जब आग लग जाता है शरीर में या किसी भी प्रकार की आग लग जाता है तो उसको जो है शरीर को जो है हवा से कांटेक्ट को तोड़ना चाहिए। जैसे मान लेते हैं किसी भी प्रकार के अगर शरीर में आग लगता हो तो उसको सबसे पहले कंबल से ढकना चाहिए। ये ऐसा बोला जाता है इसीलिए क्योंकि उसके हवा से संपर्क टूटता है तो दर्द जो होता है कम होता है, इस प्रकार के फोंका वगैरह जो होता है, फोड़ा वगैरह होता है, वो सभी कम हो जाती है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 15 का ए हो जाएगा। आगे देखते हैं कि विद्युत धारा की वह परिसीमन जो उस हृदय स्थिति को उत्पन्न करती है जो तत्काल मृत्यु का कारण बनती है। तो देखिए इसका आंसर जो होता है आपका 10 से 20 मिली एम्पियर जो होता है इसका आंसर होता है। और इसमें जो होता है और कैटेगरी होता है, जैसे कि 1 से 8 माइक्रो एम्पियर तक के आप जो है सहन कर सकते हैं। इसमें जो होता है इसके झटके की अनुभूति होती है लेकिन यह कष्टदायक नहीं होता है, अर्थात इसे मनुष्य सहन कर सकते हैं कम में। तो 1 से 8 माइक्रो एम्पियर में, एक होता है आपका 8 से 15 माइक्रो एम्पियर, इसमें भी सेम कंडीशन होता है, आप जो होता है झटके को सहन कर सकते हैं। बट 15 से 20 माइक्रो एम्पियर जो होता है ये जो होता है आपका खतरनाक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसमें सही हो जाएगा, बाकी सभी इसमें खतरनाक ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चित्र में दर्शाए गए चिन्ह का किस वर्ग से जो है संबंधित है। तो देखिए चित्र में जो आपको चिन्ह दर्शाया गया है और किस वर्ग से संबंधित है, तो डू नॉट एग्जिस्टिंग विथ वाटर दिया गया है इसमें। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा कि इन्फॉर्मेशन इन साइन दिया गया है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। वार्निंग साइन भी नहीं है, तो आपका प्रोहिबिटेड साइन है, मतलब कि आपको जो है प्रोहिबिटेड यहाँ पे साइन दिया है कि इस प्रकार के नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। आगे देखते हैं कि पारे का साधारणतः तापमापी यंत्रों में प्रयोग किया जाता है क्योंकि उसकी विशेषता होती है। तो देखिए पारे को जो होता है साधारणतः जब हम तापमापी मतलब कि थर्मामीटर में हम यूज करते हैं क्योंकि इसकी विशेषता होती है उच्च चालकता शक्ति होती है, जिसकी वजह से हम करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 18 का सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है। तो देखिए दाब सदिश नहीं है, ऊर्जा भी सदिश नहीं है, कार्य भी सदिश नहीं है, संवेग जो हो जाएगा यहाँ पे सदिश राशि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि साइन बार की धातु होती है। तो देखिए साइन बार की धातु कैसी होती है, स्टेनलेस स्टील होती है, हाई कार्बन स्टील होती है, स्टेबलाइज क्रोमियम स्टील होती है, हाई स्पीड स्टील होती है। तो देखिए एक प्रकार का कौन सा है, तो स्टेबलाइज क्रोमियम स्टील होता है। साइन बार जो होता है त्रिकोणमितीय सिद्धांत पे काम करती है। इसकी साइज दोनों रोलर्स के सेंटर के बीच की दूरी से ली जाती है। इसमें 2 रोलर्स होता है तो इसके सेंटर के बीच की दूरी से ली जाती है। साइन बार को जो हम बाहरी टेपर चेक कर सकते हैं, अंदरूनी टेपर के लिए हम टेपर गेज का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। साधारणतः कैलिपर द्वारा मापा जाता है। तो देखिए कैलिपर द्वारा हम क्या माप सकते हैं, तो कैलिपर द्वारा जो होता है अप्रत्यक्ष माप सकते हैं, प्रत्यक्ष माप सकते हैं, तुलनात्मक माप सकते हैं या तीनों माप सकते हैं। तो साधारणतः कैलिपर द्वारा जो है हम अप्रत्यक्ष को मापते हैं, साधारणतः कैलिपर का प्रयोग जो होता है स्टील रूल की सहायता से जॉब की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई अथवा व्यास आदि को मापने के लिए किया जाता है। तो एक प्रकार का जो है अप्रत्यक्ष मापी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से खाली स्थान दिया गया है वह छेनी है जिससे कोने पर पदार्थ को वर्गन के लिए प्रयुक्त की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि निम्नलिखित में से खाली स्थान दिया गया है कि वह छेनी है जिसे कोने पर पदार्थ को वर्णन के लिए प्रयुक्त की जाती है। तो चपटी छेनी हो जाएगा, जाल छेनी हो जाएगा, हरिक बिंदु छेनी हो जाएगा, तिर्यक कटाव छेनी हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, तो हरिक बिंदु छेनी बोलते हैं, या इसको हम क्या बोलते हैं, तो डायमंड पॉइंट छेनी की कटिंग एज आकार नुकीला तथा चौकार हीरे की समान की होती है। तो एक प्रकार का हो गया डायमंड पॉइंट चिजल वह छेनी होता है जिसे कोने पर पदार्थ को जो है
वायरिंग करने के लिए की जाती है। तो एक प्रकार का हो गया हरिक बिंदु छेनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सेंटर पिच का कोण पॉइंट कोण कितना होता है। तो देखिए सेंटर पिच का बोला गया, सेंटर पिच का पॉइंट कोण जो होता है आपका 90 डिग्री होता है। और 30 डिग्री पॉइंट कोण किसका होता है, तो प्रिंक पिंच, ये होता है आपका प्रिंक पिंच का। और 60 डिग्री आपका पॉइंट पिंच जो होता है डॉट पिंच का, डॉट पिंच का जो होता है 60 डिग्री होता है। और सेंटर पिंच का जो होता है आपका 90 डिग्री होता है। पंच मुख्यतः हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं। पंच एक साधारण टूल है जो विभिन्न कार्यों जैसे कि होल पंचिंग, टम्परिंग, पिनिंग के लिए उपयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं कि स्ट्रेट एज बनाए जाते हैं। तो देखिए स्ट्रेट एज कब बनाए जाते हैं, तो पीतल के बनाए जाएंगे, लकड़ी या कास्ट आयरन के बनाए जाएंगे, प्लास्टिक के बनाए जाएंगे, लकड़ी के बनाए जाएंगे। तो स्ट्रेट एज जो होता है कभी भी स्टील या कास्ट आयरन की बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं कि त्रिज्या परमापी का प्रयोग जो होता है के मापने के लिए करते हैं। तो त्रिज्या परमापी का प्रयोग जो होता है हम आंतरिक त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या दोनों को मापने के लिए करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि 1 माइक्रोमीटर की शून्य त्रुटि जो है प्लस 0.01 मिलीमीटर दिया गया है और 0.175 मिलीमीटर के माप के माइक्रोमीटर को पठन क्या हो जाएगा। तो इसका देखते हैं त्रुटि आपका कितना दिया गया है, तो त्रुटि हो जाएगी प्लस 0.01 दिया गया है। और इसमें दिया गया है क्या कि माइक्रोमीटर 0.17 मिलीमीटर के माप के माइक्रोमीटर का पठन दिया गया है। और आगे देखते हैं कि इसमें क्या दिया गया है कि देखिए माइक्रोमीटर का पठन इक्वल टू फार्मूला होता है, माइक्रोमीटर का पठन इक्वल टू फार्मूला होता है आपका कि माप प्लस धनात्मक त्रुटि, माप प्लस जो होता है धनात्मक त्रुटि होता है। तो देखिए माप कितना है, तो 0.175 यहाँ पे माप दिया गया है। और इसमें क्या दिया गया है, और इसमें दिया गया है आपका 0.175 दिया गया है। और त्रुटि कितना दिया गया, तो 0.001 त्रुटि दिया गया है। तो 5 1 6 7 1.0 0.176 mm जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 26 का सी हो जाएगा। आगे देखते हैं कि वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पे दिया गया कौन सा है कि बर्नियल बेवल प्रोटेक्टर का प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पे प्रोटेक्टर दे दिया गया, तो जब यहाँ पे प्रोटेक्टर दे दिया गया तो प्रोटेक्टर के थ्रू हम क्या मापते हैं, तो कोण को मापते हैं। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा कि बर्नियल बेवल प्रोटेक्टर के थ्रू हम कोण को मापते हैं। आगे देखते हैं कि साइन बार की बॉटम सरफेस और कॉन्ट्रैक्ट रोलर्स की सेंटर लाइन होती है। तो एक ही लाइन होती है, लंबवत होती है, तिरछी होती है, समानांतर होती है। तो साइन बार की जो है बॉटम सरफेस और कॉन्टेस्ट रोलर की सेंटर लाइन होती है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका, इसका आंसर जो होता है समानांतर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मृदु शोल्डर बोला गया है, शोल्डर किस धातु के मिल करके बनता है। तो शोल्डर जो होता है आपका Pb प्लस SN को मिल करके बनता है, ये हो गया आपका शोल्डर। और मृदु शोल्डर में जो होता है कितना प्रतिशत टीन होता है, तो 63% यहाँ पे टीन हो जाता है। प्लस जो हो जाएगा तो सॉरी यहाँ पे हो जाएगा आपका 37% Pb हो जाएगा, शीशा हो जाएगा। और 63% जो होता है आपका टीन होता है, यही यहाँ पे आंसर हो जाता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 63 हो जाएगा। आगे देखते हैं कि बिल्डिंग प्रक्रिया में गैर उपभोज इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है। तो इसका कौन सा हो जाएगा, CO2 सेलेट से, टिग से, मिग से, सोल्डेड मेटल आर्क से। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका टिग से हो जाएगा। टिग का फुल नेम होता है आपका टंगस्टन इनर्ट गैस जो होता है इसका फुल नेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आर्क वेल्ड प्रक्रिया में आर्क लंबाई करीबन के बराबर होती है। तो देखिए इलेक्ट्रोड के व्यास के बराबर होती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उच्च उष्ण चालकता वाले पदार्थ का पिघलना क्या होता है। तो देखिए उच्च उष्ण चालकता वाले पदार्थ को पिघलना जो होता है आपका क्या होती है, तो उसके पदार्थ को पिघलना जो होता है आपका कठिन हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि लौह धातु यहाँ पे दिया गया है कि लौह धातु आपका Cu और एल्युमिनियम मिश्र धातु के बिल्डिंग में लौह का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए कॉपर हो जाएगा और एल्युमिनियम जो होता है ये सभी धातु के अगर यूज करते हैं तो उदासीन हो जाएगा। यहाँ पे बिल्डिंग में उदासीन लौह का यूज किया जाता है। उदासीन लौह में जो होता है एसिटिलीन तथा ऑक्सीजन की
ऑक्सीजन की बराबर मात्रा एसिटिलीन टॉर्च में मिलकर के होता है। इसका टेम्परेचर जो होता है लगभग 3260 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके द्वारा माइल्ड स्टील जैसे कि स्टेनलेस स्टील, कास्ट आयरन, कॉपर तथा एल्यूमिनियम धातु को वेल्ड कर सकते हैं। इसके द्वारा वेल्डिंग करने से धातु में किसी भी प्रकार के रासायनिक परिवर्तन नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चुंबकीय कण परीक्षण से निम्नलिखित पदार्थों में से किसका परीक्षण किया जाता है। तो चुंबकीय कण परीक्षण से हम किसका परीक्षण करेंगे, तो यहाँ पे सोल्डर को नहीं करेंगे क्योंकि सोल्डर में जो होता है Pb प्लस SN मिक्स होता है। ब्रास में भी नहीं करेंगे, ब्रोंज में भी नहीं करेंगे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका स्टील के थ्रू जो होता है चुंबकीय कण परीक्षण हम कर सकते हैं। आगे देखते हैं कि प्लेन कार्बन इस्पात की लोहकारी इस तापमान पर की जाती है। लोहकारी बोला गया है कि प्लेन कार्बन इस्पात की लोहकारी जो होता है, जैसे कि पीट पाट करके इसको बनाया जाता है या गला करके बनाया जाता है, तो इसको तापमान दिया जाता है कितना, तो 1300 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान दी जाती है। और देखिए प्लेन कार्बन स्टील के लिए जो है आपका 1290 टेम्परेचर दी जाती है। स्टेनलेस स्टील के जो होता है आपका 1190 टेम्परेचर दी जाती है। स्टेनलेस स्टील जो आपका मैग्नेटिक है, देखिए स्टेनलेस स्टील भी जो होता है एक होता है नॉन मैग्नेटिक, एक होता है आपका मैग्नेटिक। तो मैग्नेटिक के लिए आपका 1095 डिग्री सेल्सियस देते हैं, मतलब कि 1100 हो गया। निकेल के लिए 1095 हो जाएगा, टाइटेनियम के लिए 955 हो जाएगा, कॉपर के लिए 900 हो जाएगा, ब्रास के लिए 815 दे सकते हैं, एल्युमिनियम के लिए हम 300 डिग्री सेल्सियस देते हैं। किसके लिए, तो लोहकारी टेम्परेचर बनाने के लिए, मतलब किसी भी पदार्थ को बनाने के लिए, किसी भी वस्तु को बनाने के लिए अगर हमको टेम्परेचर देना है तो उस टेम्परेचर पर हम इसको मेल्ट करके वस्तु बना सकते हैं। देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन की एक अनुभागीय आयाम बढ़ाने की प्रक्रिया होती है। तो एक अनुभागीय आयाम बढ़ाने की प्रक्रिया क्या हो जाएगा, ड्राइंग डाउन हो जाएगा, सेटिंग डाउन हो जाएगा, अप सेटिंग हो जाएगा, कटिंग डाउन हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको अप सेटिंग बोलते हैं। अप सेटिंग हम इसीलिए बोलते हैं कि अप सेटिंग हम बोलते हैं कि इस क्रिया में जॉब को गर्म करने के बाद आवश्यक शेप और साइज दिया जाता है, इसलिए हम इसको अप सेटिंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाई कार्बन स्टील के लिए फोर्जिंग तापमान रखा जाता है। तो हाई कार्बन स्टील के लिए फोर्जिंग तापमान आप कितना रख सकते हैं, तो हाई कार्बन स्टील के लिए फोर्जिंग तापमान जो होता है आपका 900 से 1150 डिग्री सेल्सियस के आसपास हम रख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसके लिए हमको रटना पड़ेगा, किस लिए रटना पड़ेगा कि इस टेम्परेचर से अगर क्वेश्चन अगर एग्जाम में देखने को मिलता है तो इसको रटना पड़ेगा कि पिटवा लोहा के लिए जो होता है 850 से लेकर के 1300 होता है। रेंज देखते हैं फोर्जिंग टेम्परेचर के लिए, मृदु लोहा के लिए जो होता है आपका 850 से 125 डिग्री सेल्सियस होता है। मीडियम कार्बन स्टील के लिए 750 से 1250 डिग्री सेल्सियस होता है। उच्च कार्बन के लिए 800 से 1120 होता है। स्टेनलेस स्टील के लिए 900 से 1200 टेम्परेचर होता है। पीतल तांबा कांसा के लिए 550 से 900 डिग्री सेल्सियस होता है। एल्युमिनियम के लिए 300 से 800 डिग्री सेल्सियस, मैग्नीशियम के लिए 300 से 800 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे कि यांत्रिक बलों, क्वेश्चन देखिएगा कि यांत्रिक बलों और लोड के प्रति द्रव्यों को प्रतिरोधक क्षमता को क्या कहते हैं। तो यांत्रिक बलों बोला गया है, लोड के प्रति द्रव्यों की प्रतिरोधक क्षमता को हम क्या बोलेंगे, तो ऑप्टिकल गुण, विद्युत गुण, रासायनिक गुण। तो इसमें देखिएगा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि देखिए ऑप्टिकल गुण नहीं होगा। विद्युत गुण अगर किसी भी प्रकार के द्रव्यों को प्रतिरोध की क्षमता होती है तो उस प्रकार के प्रतिरोधों की क्षमता के लिए हम कौन सा गुण करेंगे, तो यांत्रिक गुण का वहाँ पर यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा फोर्ज जो है नहीं किया जाता है। तो किसको हम फोर्ज नहीं कर सकते हैं, तो इस्पात मिश्र धातु को, ढलवा लोहा को, ताप मिश्र धातु को, कार्बन इस्पात को। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ढलवा लोहा हो जाएगा। और इसी किस लिए हम इसको फोर्ज नहीं कर सकते हैं कि देखिए ढलवा लोहे में सूक्ष्म संरचना में फेराइट, ग्रेफाइट, सीमेंटाइट, पाइराइट और ऑक्सटेनाइट होती है। इसे कार्बन की प्रतिशत जो होता है 2 से 4.3% तक होती है। ढलवा लोहा के उत्पादन में जो है पिग आयरन, कोक, चूना पत्थर आदि हवा के झोंक का प्रयोग किया जाता है। कास्ट आयरन भंगुर होता है तथा हथौड़े से मारने पर यह छोटे छोटे टुकड़ों में जो होता है टूट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि टीन एक नॉन फेरस धातु है। ओके, टीन जो होता है एक प्रकार का नॉन फेरस धातु है। इसका गलनांक कितना होता है, तो टीन का गलनांक जो होता है आपका 230 डिग्री सेल्सियस होता है। और जैसे ही अगर देखिए Pb प्लस टीन जो होता है आपका शीशा से मिलता है तो क्या अनुसार बनता है, तो सोल्डर बन जाता है। और अगर मानते हैं कि टीन, अगर इसी प्रकार हम लेंगे कि टीन जो हो जाएगा आपका एसेन जो हो जाएगा, अगर सीयू से मिलता है, कॉपर से मिल जाएगा तो एक प्रकार का क्या बना जाएगा, तो इसका बना जाएगा कांसा बन जाएगा।
और इसका जो होता है गलनांक होता है 230 डिग्री होता है नॉन फेरस टीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इम्पैक्ट परीक्षण जो होता है किसे ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो देखिए इम्पैक्ट परीक्षण जो होता है हम कठोरता को नहीं ज्ञात करते हैं। तन्यता के मतलब क्या होता है, किसी भी पदार्थ को खींच करके तार में कन्वर्ट किया जाता है तो तन्यता हो गया। भंगुरता यहाँ पे नहीं होगा। भंगुरता हम किसको कहते हैं उसको भी जिक्र करेंगे। कठोरता किसको कहते हैं देखते हैं। तो सबसे पहले इसका आंसर जो हो जाएगा आपका चिमरपन हो जाएगा। चिमरपन क्या होता है, चिमरपन देखेंगे कि धातुओं का वह गुण जो चोट को सहन कर सकता है तथा मोड़ने पर आसानी से नहीं टूटता है। जब चोट को सहन करेगा और मोड़ने पर जब आसानी से नहीं टूटेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो चिमरपन बोलते हैं। किसी जॉब पर आघात लगाने और आघात बल को मापने के लिए हम क्या बोलते हैं, इम्पैक्ट परीक्षण करते हैं। तो किसी भी जॉब पर जैसे ही हम आघात लगाते हैं या आघात बल को परीक्षण करते हैं तो उसको हम इम्पैक्ट परीक्षण बोलते हैं। और धातुओं का वह गुण जो चोट को सहन करता है उसको चिमरपन बोलते हैं। धातुओं का वह गुण जिसके कारण वे चोट लगने पर टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, तो भंगुरता बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 कि कार्बन इस्पात के ऊपरी सतह को कठोर करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो देखिए कार्बन इस्पात के ऊपरी सतह को कठोर करने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं, कठोर करने की प्रक्रिया को बोलते हैं पृष्ठ कठोरण बोलते हैं। इसमें स्टील के बाहरी पृष्ठ को कठोर बना दिया जाता है क्योंकि अंदर का भाग जो होता है मृदु ही बना रहता है। यह एक हार्डिंग प्रक्रिया है जिसमें जॉब के ऊपरी सतह को कठोर बनाया जाता है। यह प्रक्रिया ऐसे जॉब पर किया जाता है जिसमें कार्बन की मात्रा 0.15% होता है। इसका प्रयोग जो होता है गियर, कैम आदि ऑटोमोबाइल पार्ट्स में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं केस हार्डनिंग क्या होता है। केस हार्डनिंग पर की जाती है। तो केस हार्डनिंग पर क्या किया जाता है, तो हाई स्पीड स्टील, ढलवा लोहा, उच्च कार्बन इस्पात, माइल्ड स्टील। तो केस हार्डनिंग पर जो होता है आपका माइल्ड स्टील का यूज की जाती है। ऐसे स्टील जिसमें कार्बन की मात्रा मात्र 0.15% होता है माइल्ड स्टील कहलाती है। इसे पूर्ण रूप से कठोर नहीं किया जा सकता है। ऐसे स्टील जिसके केवल बाहरी परत को कठोर किया जाता है ऐसे स्टील जिसको बाहरी परत को कठोर किया जाता है हार्डनिंग कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 कौन सा हो जाएगा कि उच्च गति स्टील को कठोरीकृत करने के लिए निम्नलिखित में से किस सामन माध्यम मतलब कि क्वेंचिंग मीडियम का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है कि उच्च गति स्पीड स्टील को कठोरीकृत करने के लिए निम्नलिखित में से किस समन माध्यम को प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका तेल का यूज किया जाता है। तेल का यूज किया जाता है और माध्यम से क्वांचिंग करने के लिए इसकी कटिंग स्पीड हाई स्टील कार्बन की अपेक्षा जो होती है अधिक होती है। अब विभिन्न प्रकार के जो होता है क्वांचिंग मीडियम होता है जैसे कि पानी हो जाता है, तेल हो जाता है, हवा हो जाता है, ब्राइन हो जाता है, ये सभी क्वांचिंग मीडियम है। बट यहाँ पे कौन सा यूज किया जाएगा, उच्च गति स्टील के लिए तो तेल का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा उपचार प्रक्रिया संतुलन की स्थिति निर्माण करती है। तो इसको बोलते हैं, देखिए नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, टेम्परिंग नहीं होगा, हार्डनिंग नहीं होगा, नॉर्मलाइजिंग होगा, एनिलिंग होगा बट हार्डनिंग नहीं हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा एनिलिंग और हार्डनिंग दोनों हो जाएगा साथ में। तो एनिलिंग और हार्डनिंग क्या कहते हैं, तो देखिए स्टील के कठोर पार्ट्स को मशीनिंग योग्य बनाने के लिए उससे गर्म करने की विधि को हम क्या बोलते हैं, तो उसको गर्म करने की विधि को हम एनिलिंग बोलते हैं। स्टील को ठंडी व गर्म स्थिति में हैमरिंग, रोलिंग, फोर्जिंग व वेल्डिंग करने से धातु की आंतरिक बनावट बदल जाती है। धातु को उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है और फिर कमरे के तापमान पर धीरे धीरे जो होता है इसको ठंडा किया जाता है। इस प्रक्रिया में हीटिंग को स्लो कूलिंग या उस धातु को माइक्रो स्ट्रक्चर में बदला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में अग्रगर पेंच मतलब कि लीड स्क्रू द्वारा कैरिज एक विद्युत संरचना किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा एप्रोन क्रिया विधि, हाफ नट विधि, वार्म और गियर विधि, गियर बॉक्स। तो गियर बॉक्स को काटिए, यह नहीं होगा। वार्म एवं गियर बॉक्स इसको भी काटिए। एप्रिन क्रिया विधि, तो देखिए एप्रिन क्रिया विधि और देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा आपका हाफ नट विधि। हाफ नट जो होता है ये अर्धगोलाकारी भाग आंतरिक चूड़ियाँ कटी होती है। इसे आधी मोटाई वाली नट और स्लिप्ड नट के रूप में जानी जाती है। इसका प्रयोग जो होता है लॉक नट या जैम नट के रूप में किया जाता है। हाफ नट उत्तोलक वाहकों को प्रत्यक्ष रूप से लीड स्क्रू में संलग्न किया जाता है, मतलब कि जो वाहक वाली काम होती है उसमें इसका यूज किया जाता है। तो हाफ नट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मशीन बेड बनाने के लिए ढलवा लोहा का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि यह एक तन्य धातु होता है, यह एक महंगी धातु होता है, यह अधिक संपीड़न तनाव सहन कर सकता है, यह एक वजन में भारी होता है। तो देखिए मशीन बेड बनाने के लिए ढलवा लोहा कास्ट आयरन का उपयोग क्यों किया जाता है? तो कास्ट आयरन का उपयोग जो होता है यह अधिक संपीड़न तनाव सहन करने के लिए की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं कि खड़ाद पर आंतरिक टेपर टर्निंग के लिए किस टेपर टर्निंग विधि का उपयोग नहीं किया जाता है? तो संयुक्त सरकना विधि, टेपर टर्निंग संगलक, टेल स्टॉक ऑफसेट। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 48 का सी हो जाए कि टेल स्टॉक ऑफसेट विधि का प्रयोग यहाँ पे की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी टूटी हुई चूड़ी का कारण है जब खड़ाद पर चूड़ी कर्तन हो रहा हो? तो देखिए अगर कर्तन चूड़ी हो रहा हो, टूटी हुई चूड़ी के कारण हो जाएगा तो कुंठित औजार हो जाएगा, कर्तन की भारी गहराई हो जाएगा और अपर्याप्त पार्श्व अवकाश हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा A to Z हो जाएगा। इसको कहते क्या हैं? तो देखिए चूड़ी कंटन के कारण होता है, कुंठित औजार होती है, कर्तन की भारी गहराई होती है, अपर्याप्त पार्श्व अवकाश होती है। चूड़ी काटने की सावधानियां देखेंगे कि कटिंग के दौरान उपयुक्त स्नेहक तथा शीतलक का प्रयोग किया जाना चाहिए, जिससे चूड़ी को अच्छी तरह से परिष्कृत किया जा सके तथा टूल का जीवन काल भी बढ़ जाता है। आगे देखते हैं कि चूड़ी कटिंग के दौरान कुंठित औजार, कटिंग की भारी गहराई या अपर्याप्त पार्श्व अवकाश का प्रयोग नहीं करना चाहिए। प्लग गेज, माइक्रोमीटर, स्क्रू, चूड़ी, बर्नियर कैलिपर द्वारा जांच की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 को देखेंगे कि ग्राइंडिंग टूल के तीक्ष्ण की प्रक्रिया होती है। तो देखिए ग्राइंडिंग टूल के ग्राइंडिंग व्हील के जो होता है तीक्ष्णतन की प्रक्रिया कहलाती है, टूइंग कहलाएगी, संरेखन, प्रस्थान, संतुलन। तो इसका आंसर जो हो जाएगा प्रस्थान हो जाएगा। प्रस्थान को हम कहते क्या हैं? तो प्रस्थान को हम एक प्रकार का बोलते हैं क्या कि ड्रेसिंग व्हील भी हम इसको बोलते हैं, या ड्रेसिंग प्रस्थान हो जाएगा कि ड्रेसिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे ड्रेसर के द्वारा ग्राइंडिंग व्हील को फेस को साफ किया जाता है। ड्रेसिंग करने से ग्राइंडिंग तथा लोडिंग को दूर किया जा सकता है, कटिंग क्रिया में सुधार लाया जाता है। यह एक प्रकार का ड्रेसिंग टूल है। तो प्रस्थान मतलब ही होता है ड्रेसिंग, इसका हिंदी नाम हो जाएगा प्रस्थान। आगे देखते हैं कि एल्युमिनियम ऑक्साइड चक्र ग्राइंड करने हेतु बेहतर होता है। तो देखिए एल्युमिनियम ऑक्साइड चक्र ग्राइंड करने के लिए उच्च तपन बल इस्पात कार्बन यूज किया जाता है। निम्न सामर्थ्य ताम्र एवं एल्युमिनियम वैल्केनाइज रबर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका एल्युमिनियम उच्च तनाव बल इस्पात या कार्बन इस्पात, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्हील में प्रयुक्त एब्रेसिव कणों को बॉन्ड द्वारा पकड़े रहने की शक्ति को क्या कहते हैं? तो व्हील में जो होता है प्रयुक्त एब्रेसिव कणों को बॉन्ड द्वारा पकड़े रहने की प्रकृति को ग्रेड बोलते हैं। ग्रेड जो होता है आपका ए से लेकर के जेड तक होता है। ए वाले ग्रेड जो होता है आपका सॉफ्ट होता है, जेड वाले ग्रेड जो होता है आपका हार्ड होता है। और अब जब आपका हार्ड धातुओं के लिए सॉफ्ट व्हील का यूज किया जाता है तथा सॉफ्ट धातुओं के लिए कि हार्ड ग्रेड का व्हील यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि स्लिप्ड पुली के दो अर्ध किस बोल्ट से जुड़े होते हैं? तो कप हेड स्क्वायर, काउंटर शंक, हेक्सागोनल स्क्वायर। तो इसका आंसर हो जाए कि स्लिप्ड पुली के दो अर्ध किस बोल्ट से जोड़े जाते हैं? तो कप हेड स्क्वायर से जोड़े जाते हैं, काउंटर शंक से इसको जोड़ा जाता है। काउंटर शंक के लिए हमको इसके लिए जो होता है कि जोड़ा जाता है कि इसके दोनों भाग को एक साथ हब पर बनाए रखने के लिए फ्लैंज या बॉस के माध्यम से हब पर बोल्ट लगाकर फिट किया जाता है। जहाँ जगह की कमी होती है वहाँ इस प्रकार के पुली का इस्तेमाल किया जाता है। और देखिए पुली क्या होता है? तो पुली एक प्रक्रिया के व्हील होती है जिसके अंदर में होता है एक प्रकार का होल बना होता है। पुली के सॉफ्ट पर फिट किया जाना और बेल्ट के द्वारा पावर ट्रांसमिशन किया जाता है, तो स्पिल्ट पुली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चेन ड्राइव बेल्ट ड्राइव की अपेक्षा अच्छा होता है क्योंकि यह कम दूरी के लिए उपयुक्त होता है। कम दूरी के उपयुक्त होता है, ये भी सही होता है, बट क्वेश्चन पूछा है कि चेन ड्राइव जो होता है बेल्ट ड्राइव की अपेक्षा होता है क्योंकि अच्छा होता है।
यह लंबी दूरी के लिए उपयुक्त चेन ड्राइव नहीं होता है। इसमें लुब्रिकेशन आसानी से दिया जाता है, तो लुब्रिकेशन भी इसमें जो होता है आसानी से दिया जाता है, बट ये वाले सही नहीं होगा। इसमें स्लिप नाम मात्रा की होती है। जैसे ही आप अगर चेन ड्राइव के द्वारा पावर को ट्रांसमिशन करते हैं, जैसे कि साइकिल देखते हैं, आपको हीरो होंडा देखते हैं, तो वो सभी जो होता है स्लिप, वो सभी जो होता है आपका चेन ड्राइव के माध्यम से जो होता है पावर का ट्रांसमिशन होता है। तो उस कंडीशन में जो होता है स्लिप जो होता है नाम मात्रा की होती है। देखिए ये भी सही हो जाएगा, लेकिन एक एग्जैक्ट अगर आंसर इसका पूछा जाए तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा बेस्ट होता है। आगे देखते हैं अब कि निम्नलिखित में से कौन सा कपलिंग का एक प्रयोग, निम्नलिखित में से कौन सा कपलिंग का एक प्रकार है। तो देखिए फ्लैंज कपलिंग, हुक कपलिंग, यूनिवर्सल कपलिंग। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 55 का डी हो जाएगा। ये सभी जो होता है आपका कपलिंग का प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लंबे सॉफ्ट को सहारा देने एवं स्थिर रखने हेतु कौन सी युक्ति का प्रयोग करते हैं। तो देखिए लंबे सॉफ्ट को सहारा देना है हमको, लंबे सैफ्ट है यहाँ पे, तो लंबे सैफ्ट को सहारा देने के लिए हम क्या पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे कपलिंग का यूज करेंगे, क्लच नहीं होगा, बेरिंग भी नहीं हो जाएगा, गियर भी नहीं हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे देखते हैं निम्न में से कौन सा न्यूब जो होता है बोल्ट का प्रकार नहीं है। तो देखिए लूप बोल्ट, टी शीर्ष बोल्ट, लेविस बोल्ट, चिस बोल्ट। तो देखिए कौन सा जो है बोल्ट का प्रकार नहीं है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 57 का आंसर जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। चिस जो है किसी भी प्रकार का बोल्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जिस फाउंडेशन बोल्ट की बॉडी टेढ़ी मेढ़ी होती है उसे क्या कहते हैं। तो जिस फाउंडेशन बोल्ट की बॉडी जो होती है टेढ़ी मेढ़ी होती है उसको हम क्या बोलेंगे। तो वैसे बोल्ट को हम बोलते हैं रैग बोल्ट नहीं बोलेंगे, बेल्ट बोल्ट नहीं बोलेंगे, हेक्सागोनल बोल्ट भी नहीं बोलेंगे, तो आई फाउंडेशनल बोल्ट बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि किस बोल्ट का प्रयोग कहाँ किया जाता है। जहाँ बोल्ट हेड की ऊपरी सतह पार्ट की सतह से नीचे रखनी चाहिए। तो टी हेड बोल्ट, काउंटर संक हेड बोल्ट, चीज हेड बोल्ट, राउंड हेड बोल्ट। इसका आंसर जो हो जाएगा राउंड हेड बोल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मापन प्रणाली में यादृच्छिक मतलब कि त्रुटियां के कारण होती है। तो पर्यावरणीय परिवर्तन, असांख्यिकीय उपकरण के प्रयोग, हीन बैकलिंग अभ्यास, अप्रत्याशी प्रभाव। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका अप्रत्याशी प्रभाव। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। इसको स्किप करते हैं क्योंकि हमारे स्क्रीन पे बनाना पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी पुर्जे को निर्माण के लिए अनुमित अधिकतम और न्यूनतम आकार के बीच के अंतर को क्या कहते हैं। तो देखिए अधिकतम और न्यूनतम आकार के बीच को हम क्या बोलते हैं। तो क्लियरेंस बोलेंगे या एयर गैप बोलेंगे या अलाउंस बोलेंगे या टॉलरेंस बोलेंगे। तो इसका आंसर जो होता है आपका क्या बोलते हैं। तो उसको टॉलरेंस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि एक आंतरिक पेंच की चूड़ी में लघु व्यास खाली स्थान है। तो छिद्र बनाने के लिए ड्रिल किए गए छिद्र का व्यास, ब्लॉक का बाहरी व्यास जिस पर चूड़ी को काटा जाता है, पूरी चूड़ी को काटने के बाद लघुत्तम व्यास, चूड़ी को काटने के बाद सबसे बड़ा व्यास। तो इसका आंसर हो जाएगा छिद्र बनाने के लिए ड्रिल किए गए छिद्र का व्यास। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 है कि बाह्य थ्रेड काटने के लिए प्रयुक्त कर्तन उपयोग कौन सा है। तो देखिए बाह्य थ्रेड को काटने के लिए हम किसका यूज करते हैं। तो बाह्य थ्रेड को काटने के लिए हम डाई का यूज करते हैं। रीमर क्या होता है। तो रीमर जो होता है आपका जैसे कि वहाँ पे हम ड्रिल किए तो ड्रिल किए हुए होल को अच्छे तरीके से बनाने के लिए हम वहाँ पर रीमर करते हैं। ड्रिल क्या होता है इसको जानबे करते हैं। ड्रिल टैप क्या होता है, टैप को देखते हैं कि टैप क्या होता है। तो देखिए टैप जो होता है आंतरिक थ्रेड काटने के लिए टैप का प्रयोग करते हैं। तो आंतरिक थ्रेड काटने के लिए जैसे कि यहाँ पे एक शेफ्ट दिया गया है तो शेफ्ट के अंदर अगर थ्रेड हमको काटना है तो हम टैप का यूज करते हैं। और शेफ्ट के बाहर की अगर हमको थ्रेड काटना है, चूड़ी काटना है तो उसको डाई बोलते हैं। ड्रिल तो आप समझ सकते हैं। रीमर क्या होता है तो ड्रिल के व्यास को, ड्रिल के होल को सही तरीके से फिट करने के लिए हम वहाँ पर रीमर का यूज करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डाई। आगे देखते हैं कि मशीन उपकरण के अग्रग पेंच में प्रयुक्त चूड़ी का आकार कैसा होता है। तो बटेस चूड़ी होता है, वी चूड़ी होता है, आरादंती चूड़ी होता है, संबलम चूड़ी होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका संबलम चूड़ी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि समान उद्देश्य के लिए ट्विस्ट ड्रिल का स्लिप निकासी कोण कितना होता है। तो समान उद्देश्य के लिए जो है ट्विस्ट ड्रिल का
ट्विस्ट ड्रिल का लिप निकासी कोण जो होता है आपका कितना होना चाहिए, तो लिप निकासी ड्रिल जो होता है कितना होना चाहिए, तो 12 से 15 डिग्री होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नीचे के कोने पर कौन सा छोटा सा होल किया जाता है, इसे क्या कहते हैं, तो नोच के कोने पर जो है छोटा सा होल किया जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, क्रैक स्पॉट होल बोलते हैं। तो क्रैक स्पॉट होल बोलते किसको हैं कि जब धातुओं की चादर से कोई भी कर्तन बनाया जाता है तो चादरों के किनारे मोड़ने पड़ते हैं, जिसके कारण चादरों के किनारे मोड़ने पड़ते हैं। ऐसे स्थानों को काटकर नोच बनाया जाता है, काटकर जो है नोच बनाया जाता है। नोच बनाने के लिए जॉब का आकार ठीक बनता है। नीचे नोच का प्रकार देखेंगे, सीधा नोच होता है, तिरछा नोच होता है, वायर नोच होता है, वर्गाकार नोच होता है, भी प्रकार के नोच होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक रिविट जोड़ में एक रिविट के केंद्र से दूसरे रिविट के केंद्र की दूरी को क्या बोला जाता है, तो समानांतर कि एक रिविट जोड़ में एक रिविट के केंद्र से दूसरे रिविट के केंद्र की दूरी जोड़ के समानांतर हो तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हम पिच बोलते हैं यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रिविट में तरल दृढ़ ज्वाइंट को पाने के लिए निम्नलिखित में से किस औजार का उपयोग करते हैं। तो रिविट में जो है तरल दृढ़ बोला गया, देखिए तरल दृढ़ ज्वाइंट को पाने के लिए निम्नलिखित में से किस औजार का उपयोग करते हैं, तो हैमरिंग औजार, स्वेजन औजार, फुलरिंग औजार, रिविट सेट। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 69 का जो हो जाएगा बी हो जाएगा। 69 का बी हो जाएगा कि फुलरिंग औजार का प्रयोग जो होता है जुड़ी हुई किसी दो प्लेटों के किनारों को आपस में मिलाकर लीक प्रूफ ज्वाइंट बनाने के लिए किया जाता है। फुलरिंग औजार का यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रिविट का गोल शीर्ष बनाने के लिए रिविट की लंबाई रखनी चाहिए। तो रिविट की लंबाई कितना रखना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि टी प्लस स्मॉल डी इंटू 1.3 to 1.6 के रेंज में होती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि ओवरहेड टंकी की अनुपस्थिति में पानी द्वारा वितरित किया जाता है। तो देखिए ओवरहेड टंकी की अनुपस्थिति में जो होता है पानी जो है किसके द्वारा वितरित किया जाता है, तो गैस प्रणाली के द्वारा वितरित की जाती है। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि पाइप रिंच के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है। तो देखिए पाइप रिंच के बारे में देखेंगे कि इसके परास में फिट होने वाले किसी भी व्यास के पाइप के लिए इसका उपयोग किया जाता है, बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रथम होल्ड पूरा करने के बाद दूसरे के लिए इसे बाहर निकालने की ज़रूरत होती है, तो यही जो हो जाएगा यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठोस और होल खोलने दोनों प्रकार के ठोस और खोखले दोनों प्रकार के पाइपों के लिए इसका उपयोग किया जाता है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। ग्रिपिंग के बाद पाइप को यह किसी भी दिशा में हम घूर्णन कर सकते हैं। तो देखिए पाइप रिंच को जो होता है ग्रिपिंग के बाद हम किसी भी फॉरवर्ड या बैकवर्ड किसी भी डायरेक्शन में हम इसको घुमा सकते हैं। तो इसका अगर एग्जैक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका असत्य पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। पाइप को खोलने कसने के लिए ज़्यादातर यूज की जाती है। पाइप के बाहरी चूड़ियाँ काटने के लिए डाई बनाई जाती है। तो देखिए पाइप की अगर बाहरी चूड़ियाँ काटना हो तो उसके लिए डाई किस प्रकार की बनाई जाती है, तो कास्ट आयरन की डाई बनाई जाती है, टूल स्टील से बनाई जाती है, माइल्ड स्टील से बनाई जाती है, कॉपर से बनाई जाती है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका किससे बनाई जाती है, तो आपका जो है टूल स्टील से बनाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि रैचेड स्क्रू ड्राइवर से रैचेड शिफ्टर का कार्य क्या होता है। तो रैचेड स्क्रू ड्राइवर में जो होता है रैचेड शिफ्ट का कार्य क्या होता है, तो पाइप के खोलने के लिए, स्क्रू को दिशा प्रदान करने के लिए, हैवी ड्यूटी के लिए, स्क्रू साइज को ठीक करने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा कि स्क्रू को दिशा प्रदान करने के लिए रैचर स्क्रू में जो होता है रैचर शिफ्ट कार्य करता है। आगे देखते हैं 75 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय मानक के अनुसार पाइप निर्दिष्ट किए जाते हैं। तो देखिए भारतीय मानक के अनुसार जो होते हैं पाइप निर्दिष्ट किए जाते हैं पाइप के लंबाई से, नॉमिनल बोर से, दीवार की मोटाई से, पाइप के पदार्थ से। तो इसका आंसर हो जाएगा कि नॉमिनल बोर से जो होता है पाइप को जो होता है निर्दिष्ट की जाती है। इसी तरह से जो है मैकेनिकल का आपका 75 क्वेश्चन जो होता है ALP CBT 2 के लिए सेट प्रैक्टिस 2 का समाप्त होता है। आपको वीडियो एक कैसा लगा डेफिनेटली बताइएगा। और आपको बता दें कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक पिन किया गया है, पर जाइए और वहाँ से जुड़िए। इसी तरह से वीडियो जो होता है समाप्त होता है। धन्यवाद।